आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपी में। इससे पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? फर्स्ट चैप्टर था संसाधनों का विकास, सेकंड चैप्टर था वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, और आज 3rd चैप्टर है जल संसाधन। संसाधन में हमने जो सेकंड वाला पढ़ा था वन्य और वन्य जीव संसाधन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वन और वन में रहने वाले जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आता है, उसका क्या नाम है? जल संसाधन। ये हम देख सकते हैं हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पीने के लिए बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारे काम के लिए, और किसी भी विकास की श्रेणी के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखो, भूमंडल का 3/4 भूभाग जल से आवृत है, यानी जल से भरा हुआ है। कितना? 3/4। ठीक, 3/4। यानी कि अगर बात करते हैं कि पूरा ये है ना, ये अगर 4/4 बांट दे तो ये सिर्फ स्थल है, बाकी ये तीनों जल की स्थिति है। तो 3/4 भूभाग जल से भरा हुआ है। इसमें प्रयोग योग्य जल बहुत कम है। देखो, पानी तो है, लेकिन कौन सा है? समुद्रीय जल है, यानी खारा है, जिसमें आप देख सकते हो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो वो पानी हमारे काम का नहीं है। पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पानी को हम पियेंगे तो सीधे हमारी किडनी पे असर होता है। समुद्रीय पानी इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि उससे आपकी सीधे किडनी खराब हो सकती है। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं कि बहुत से जीवधारी ऐसे, बहुत से क्या, सभी मैं कहती हूँ, जिनमें जान है, वो किसी ना किसी तरह से पानी से जुड़े हुए, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, पौधे से लेके जानवर से लेके मनुष्य तक, सब किससे जुड़े हैं? पानी से जुड़े हैं। तो जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण भी पढ़ेंगे, क्योंकि जल, जो भी हमने संसाधन पढ़े उसके संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े हैं। तो जल संसाधन के संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे है पेड़ों और वनस्पतियों में हरियाली इसी जल के कारण है। अभी जो मैंने बताया आपके चैप्टर में वही है। फल फूल सब्जी और कोई भी प्रकृति में उत्पन्न होने वाली वस्तु जल के बिना हो सके ये संभव नहीं है। कोई भी वनस्पति हो, बिना पानी के, बिना सिंचाई के वो नहीं उग सकती, उसमें फलाहार नहीं हो सकते। ठीक है, हम गेहूं ले लें, चावल ले लें, आप देखते होंगे किसान जब इसको खेतों में बोता है तो सबसे पहले क्या डालता है? सिंचाई करता है, पानी डालता है। चाहे हरी सब्जी हो, चाहे खाद्यान्न वस्तुएं हो, चाहे वाणिज्य वस्तुएं हो, रबड़ है, मूंगफली है, जूट है, चाहे किसी भी चीज की खेती की जा रही हो, पानी बहुत जरूरी होता है। और हमें भी पीने के लिए और जीने के लिए पानी जरूरी है, जानवरों को भी जीने के लिए पानी जरूरी है। देखो आगे देखते हैं हम कि जल की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों जल की अवस्थाएं हो सकती हैं। ठोस यानी कि जब वो एक निश्चित आकार में होता है, और देख सकते हैं द्रव, जब आकार तो निश्चित नहीं होता, किसी भी बर्तन में रख देते हैं उसका शेप ले लेता है, तो आकार तो निश्चित नहीं होता। और गैस, जब वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे घर में कभी पानी वानी को गर्म किया होगा तो देखा होगा कि वो भाप बन के उड़ जाता है, गैस बन जाता है। देखो, जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल के स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महासागर तथा समुद्री जल। पृथ्वी का 93% जल कौन सा है? समुद्रीय जल। तो बचा कितना? सिर्फ 7%। सिर्फ बचा कितना? 7% कौन सा है? पीने योग्य है। आपने अक्सर देखा होगा नेट वगैरह पे कि कुछ इमेजेस आती हैं ऐसी कंट्रीज की कि जहां लोग बिना पानी के दौड़ रहे हैं, कि टैंक आ रहा है। अफ्रीका की ऐसी इमेजेस बहुत देखने को मिलती है कि अफ्रीकन कंट्रीज में एक टैंक आ गया, वाटर टैंक आ गया, उसके पीछे बहुत से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि पानी दुनिया में हर देशों के पास नहीं है ताकि वो अपनी जनता को पिला सके। तो अगर आपके पास कह सकते हैं कि पानी मिल रहा है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है, और उसका सही से उपयोग करो, उसे वेस्ट बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि तुमको मिल रहा है, जरूरी नहीं कि दुनिया में सबको मिल रहा है। ठीक है, तो देखो 93% समुद्री, सिर्फ बचा कितना? 7% पीने योग्य है, यानी हम उसको पी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पानी बहुत कम है पीने वाला। महासागर तथा समुद्री जल 93% है। नदियों का जल अपेक्षाकृत उपयोगी होता है। नदी
लेकिन नदी भी लास्ट में कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। भारत की जितनी नदियां हैं तो एक तो मिलती है अरब सागर में और एक बहुत सी ऊपरी हिमालय नदियां ज्यादातर मिल जाती हैं अरब सागर में। और नीचे की भी देखते हैं, अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप नदियां देखते हैं तो भी बहुत सी अरब सागर में मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन सिंधु नदी कहाँ मिलती है? अरब सागर में। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी जो है झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, ये भी जितनी है ये भी कहाँ मिलती है? अरब सागर में, क्योंकि सिंधु में मिलती है। सिंधु में पंचशील हो जाती हैं मिलते ही और ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी कहाँ समाप्त हो रही हैं? अरब सागर। लेकिन इन नदियों का पानी मीठा और पीने योग्य होता है। ये नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, तो ग्लेशियर जो पिघलता है उसकी वजह से ये निकलती है। तो ये पानी, और वर्षा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जो बारिश होती है तो ये देखते हो ना, नदियों में बाढ़ आ जाती है। कैसे आती है? बारिश होती है इतनी ज्यादा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन बारिश का पानी अगर समुद्र में गिरेगा तो वो खारा हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर वही पानी नदी में गिरता है तो वो पीने योग्य हो जाता है। तो बारिश के पानी को भी क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, उससे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा, समुद्रीय जल से सिंचाई भी नहीं हो सकती। इस खारे पानी से ना तो आप फसलों को हम नहीं पी सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है हम फसलों में भी नहीं डाल सकते, हम जानवरों को भी नहीं पिला सकते। ये पानी सिर्फ हमारे लिए योग्य नहीं है, सबके लिए ये योग्य नहीं है, समुद्री जल। अब देखो, वर्षा का जल, झीलों और तालाबों का जल, कुओं, नलों और नलकूपों का जल, ये जल के स्रोत हैं। ये तो पता है ना, पानी कहाँ कहाँ से आता है? नलों से आता है, तालाब से आता है। लेकिन सबसे बड़ा जल का स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा जल का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है। सबसे मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत कौन है? जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। मुख्य स्रोत की मैं बात कर रही हूँ। स्रोत तो कई हैं आपके, स्रोत नलकूप भी है, स्रोत तालाब भी है, स्रोत नदियां भी हैं, लेकिन मुख्य स्रोत है आपका वर्षा। ठीक है। जल के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, अधोमुखी जल, वर्षा का जल, नदी का जल। देखो, अधोभौमुखी जल क्या होता है? जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि भूमि के नीचे जो जल होता है, भूमि के गर्भ में बहुत से जल है, भूमिगत जल, ये कौन से जल में आएगा? अधोभौमुखी जल। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में ये है, पृथ्वी उस पानी को सतह क्या कर रही है? सोख रही है। तो वो पानी नीचे चला गया तो वो अधोमुखी जल कहलाता है। ये अवशोषित जल पृथ्वी के नीचे होता है और इसी से हैंड पाइप, नलकूप, बहुत से लोगों के आप में से समरसेबुल की सप्लाई होती होगी। तो समरसेबुल की जो सप्लाई होती है वो पानी कहाँ से आ रहा है? कोई नदी तो है नहीं, कोई समुद्र तो है नहीं, कोई वर्षा वहां पे तो हो नहीं रही। वो पानी भूमिगत बहुत नीचे पाइप डाला जाता है। हैंडपंप देख लो, हैंडपंप में क्या देखने को मिलता है कि बहुत नीचे जमीन में खुदाई करके पाइप डाला जाता है जिससे पानी ऊपर आता है मोटर के जरिए, या हैंडपंप लगा है तो हैंडपंप के जरिए पानी ऊपर आता है। ये किस प्रकार के जल से है? अधोभौमुखी जल, जिससे पानी, पृथ्वी हमारी पानी को सोख रही है। बहुत नमी है, पाताल में पानी है जो पानी बाहर आ रहा है। अब देखो, वर्षा का जल, ये तो जानते हो, बारिश हो रही है तो पानी ऊपर से आ रहा है, कुदरत हमें दे रही है। बादल बरस रहे हैं तो ये भी कैसे होता है? संघनन के द्वारा। बादल भाप बनाते हैं, वाष्पन करते हैं, भाप बनाते हैं, और बादलों में क्या होती है? भाप ही तो होती है, और फिर वही बरस जाते हैं। अब लास्ट का बचा है नदी का जल। 3 हो गए, एक भूमिगत जल या अधोभौमुखी जल कह लो, दूसरा हो गया वर्षा का जल, और तीसरा हो गया नदी का जल। यानी नदियों से जो जल हमें मिलता है, चाहे हिमालय से नदी निकली हो, चाहे किसी भी पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, वो ग्लेशियर काफी तेजी से पिघलता जाता है और वो नदियां नीचे आती हैं मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए, और फिर वो समुद्रों में गिर जाती हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार के जल हो गए। जल के स्रोत पढ़ लिया। जल के स्रोत कितने हैं आपके? 3। जल के स्रोत 3 नहीं है, जल के स्रोत तो कई है ना, लेकिन मुख्य स्रोत वर्षा है। जल के प्रकार 3 है। अच्छा, जल के प्रकार है अधोभौमुखी और नदी और वर्षा। वर्षा का जल, नदी का जल, अधोभौमुखी जल। जल के प्रकार, इसको नोट करो, नहीं कंफ्यूज करोगे तुम लोग। जल के प्रकार कितने हैं? 3। जल के प्रकार 3 है। पहला है
अधोभौमिक जल। ठीक है, दूसरा है आपका वर्षा का जल और तीसरा है नदी का जल। ठीक, जल के प्रकार कितने हो गए? अधोभौमिक जल, वर्षा का जल, नदी का जल। अधोभौमिक जल वो जो पृथ्वी के गर्भ में है, बहुत नीचे है, जैसे हैंडपंप या अगर समरसेबल की जो सप्लाई होती है उससे रिलेटेड होता है। वर्षा का जल जो ऊपर से पानी बरस रहा है। नदी का जल जो नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलते हुए मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। ये 3 प्रकार के आपके जल हो गए। अब देखो, इन जलों के संरक्षण के लिए, इनके सही से यूज के लिए गवर्नमेंट या कोई भी सरकारें क्या कर रही हैं आजकल? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चला रही। बहुउद्देश्य नाम से क्या है कि एक उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, बहुत से उद्देश्य के लिए बनी है। तो इस परियोजना से जो क्या हो सकता है? सिंचाई के काम हो सकते हैं, हाँ, लोगों को पानी मुहैया कराया जा सकता है, साथ ही साथ सबसे जल विद्युत। मैं अक्सर बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जल विद्युत बनाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो नदी घाटी परियोजना में बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनते हैं, बांध बनते हैं। कभी कोई डैम किसी ने देखा है? यहाँ पे पिक्चर्स में ही देखा होगा। हाँ, तो जो बांध बनाया जाते हैं उसमें पानी का प्रेशर कितना ज्यादा होता है, कितनी तेजी से पानी नीचे गिरता है। उसी पावर का, उसी प्रेशर का यूज करके क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, देखो बांध से क्या आशय है? परंपरागत बांध जो होते हैं, नदियों और वर्षा को जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, जो व्यास और सतलज यहाँ पे मिलती है। जो सिंधु नदी के पास सहायक नदियों में 2 नदियां हैं, व्यास और सतलज। हरिके एक ऐसा क्षेत्र है, हरिके, जहाँ पे व्यास और सतलज मिलती है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये कहाँ पे है? व्यास और सतलज नदी जहाँ पे मिलती है, हरिके क्षेत्र है वो, वहां से वो निकलती है। ठीक है, और उसी से पूरे राजस्थान में सिंचाई का काम होता है। अब आगे देखो, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, इनका बहुत से उद्देश्य जो मैंने अभी बताए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, और देख सकते हैं औद्योगिक उपयोग, यानी अगर आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पे पानी की सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत हर चीज के लिए, चाहे कोई भी चीज बन रही है उसमें पानी चाहिए ही चाहिए होता है। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे किसी भी मटेरियल्स को बना रही है, उसमें पानी की आवश्यकता देखने को मिलती है हमें। देखो, अगर हम देखते हैं कि सतलज व्यास बेसिन में भांगड़ नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। भांगड़ नागल परियोजना जो सतलज, और हम देख सकते हैं सतलज और व्यास, सतलज और व्यास दोनों के मिले हुए क्षेत्र पे बनाई गई है। तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? जल विद्युत भी, सिंचाई भी, जल विद्युत, सिंचाई, और भी बहुत से काम है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका यूज हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे देखने को मिलता है कि नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण। देखो, जब बांध बना दिया जाता है तो पानी आगे जो गिरता है वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग बहता है, बहुत तेजी से नहीं बहता। अगर बहुत तेजी से बहता है तो वो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो उसको बीच में, जैसे मान लो नदी का पानी आ रहा है, हाँ, यहाँ पे बीच में डैम लगा दिया गया। डैम देखे ना, ऐसे पानी बहुत तेजी से गिरता है डैम से, बीच में डैम लगा दिएगा। अब यहाँ बहुत तेजी से पानी आया, ये डैम के आगे ऐसे कुछ शहर है, कुछ गांव बसे हैं, यहाँ पे कुछ गांव है, यहाँ पे कुछ गांव है। अब यहाँ पे बहुत तेजी से पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डैम ने, बांध ने उसे क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। तो जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही कैपेसिटी के साथ आगे बह रहा है। तो यहाँ पे इसको नियंत्रित कर लिया गया ना, तो बाढ़ नियंत्रण हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया ना। अगर यहाँ पे ये डैम ना होता तो ये पानी इतनी तेजी से जो आ रहा था वो आगे सारे गांवों को बर्बाद करता हुआ, सारे क्षेत्रों को बर्बाद करता हुआ चला जाता है। तो डैम की वजह से वो क्या हो गया है? रुक गया है और अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे बह रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिंचाई के लिए। अब देखो, ये पानी जो स्टोर कर लिया गया, एक्स्ट्रा पानी जो था डैम के थ्रू, तो आसपास में क्या की जा सकती है? सिंचाई की जा सकती है कि नहीं? जितने गांव है, गांव के खेतों में क्या हो सकती है? सिंचाई हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे पहली चीज क्या थी? बाढ़ नियंत्रण। दूसरी, खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तीसरी, जल शक्ति का उत्पादन, यानी
इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। जल परिवहन का विकास, जल परिवहन क्या हो सकता है? इसमें नावें चल सकती हैं, पर्यटक घूम सकते हैं। इन क्षेत्रों में, बांध वाले क्षेत्रों में अक्सर देखते होंगे बोटिंग वगैरह बहुत होती है। पिक्चर्स में आपने देखा होगा, तो भी देखो बांध क्षेत्र जो होते हैं वहाँ बोटिंग बहुत होती है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ मजा बहुत ज्यादा आता है लोगों को। पानी में बहुत से खेल भी होते हैं, जैसे बोट रेसिंग हो गई, इस तरह के खेल बहुत होते हैं, केरल में बहुत होता है ये। अब आगे देखते हैं कि जलाशयों में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना। अब यहाँ से जो पानी गया तो बड़े बड़े क्या बनाए जा सकते हैं? जलाशय। अब वहां पे कौन सा उद्योग हो सकता है? मत्स्य उद्योग। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन। क्या हो सकता है? मत्स्य उद्योग हो सकता है, मछली उत्पादन हो सकता है। अब देखो, अब अकाल समय में जल से सूखे क्षेत्रों में, जल को सूखे क्षेत्रों में भेज देना। जैसे यहाँ पे पानी स्टोर हो गया, पानी का भंडार है ये, ठीक, जल भंडार बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या पड़ गया? इस गांव में सूखा पड़ गया है। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। तो ये पानी यहाँ पे पहुंचाया जा सकता है। तो कई सारे उद्देश्य हो गए। एक बांध से कितना फायदा है? पहली क्या हो गया? बाढ़ नियंत्रण हो गया। दूसरा हमने देख लिया सिंचाई हो गया। तीसरे पॉइंट पे हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। फिर हमने क्या देखा कि बड़े बड़े जलाशय बना के मत्स्य उद्योगों को बढ़ाया जा रहा है। फिर हमने देखा कि जो गांव या शहर, जो क्षेत्र सूखे हैं, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा, वहां तक इन पानी को पहुंचाया जा सकता है। कई सारे उद्देश्य हो गए। ये उद्देश्य थे, मतलब ऐसा सोच के बांध बनाया जाता है। और एक हो गया, जैसे बताया गया था कि जल परिवहन बढ़ रहा है बहुत तेजी से। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का महत्व क्या है? पहले क्या था? उद्देश्य था, अब महत्व। ये तो उद्देश्य के थ्रू बनाया गया था, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना काम में आया, वो देखते हैं। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन होता है। ये हो रहा है, ये काम में चल रहा है, हमें इस चीज से फायदा मिल रहा है। और देखो, और इससे क्या हो रहा है? बांध बनाकर जल की तीव्रता को रोका जा रहा है। वही चीज है जो उद्देश्य में था, वही महत्व में भी है। जल की तीव्रता को रोका जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मिट्टी का कटाव भी रुक रहा है। पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मिट्टी का कटाव उतना ज्यादा होगा, तो उसको क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, बिल्कुल वही, बस महत्व में थोड़ा इसको बढ़ा के लिख देना। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जानी, जो भी सिंचाई के लिए बताया गया। तो यही है, उद्देश्य भी और महत्व भी वही है आपके। जैसे कि खाली जगहें जहाँ पे बाग हैं, बगीचे हैं, उनका निर्माण करके पानी वहां पहुंचा के सौंदर्यीकरण बढ़ाया जा सकता है, खूबसूरती उस एरिया की बढ़ाई जा सकती है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको छोड़ते हैं, वही चीजें हैं जो आपकी हैं। इतना पॉइंट अगर आप 8-9 पॉइंट भी लिख देते हो तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जल प्रबंधन देखते हैं। जल प्रबंधन, अब हमें जल को प्रबंधित करना है, हिसाब से खर्चा करना है, क्योंकि कितना है? 7% है, सिर्फ 3 नहीं होगा, 93% तो खारा जल है। जल प्रबंधन का तात्पर्य है उपलब्ध जल संसाधनों का उचित विदोहन और उपयोग करना, यानी सही तरीके से। प्रबंधक का मतलब क्या होता है? प्रबंधक होता है मैनेजर, जो किसी भी पूरी उस एरिया को मैनेज करता है। तो जल प्रबंधन हमें क्या करना है? पानी को मैनेज करना। मैनेज का मतलब हिसाब से, जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करो। जल संसाधन का जितना उपयोग आप अपने सही उपयोग के लिए, यानी जितना उचित है उतना करो, ये नहीं कि फालतू में वेस्ट करते जाओ। क्योंकि ये याद रखो कि बहुत से देश ऐसे हैं जिनको सही मात्रा में पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा। अब आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये तो नोट करो, इसको नोट करो, ये सब याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पहली है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक। दूसरी है आपकी हीराकुंड, तीसरी है आपकी तुंगभद्रा, चौथी है आपकी इंदिरा गांधी, अभी तो इसके बारे में बताया था, इंदिरा गांधी। पांचवी है आपकी भांगड़ा नागल परियोजना। छठी है आपकी रिहंद बांध परियोजना, ये सब। टिहरी सबसे ऊंचा है। फिर है आपकी नागार्जुन
और लास्ट है आपकी 8वीं टिहरी। ठीक, टोटल ये 8 बांध परियोजनाएं हैं आपकी भारतीय। कौन कौन सी? दामोदर घाटी, हीराकुंड, तुंगभद्र, ठीक, इंदिरा गांधी, भांगड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध, नागार्जुन और टिहरी बांध। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि इन परियोजनाओं का कैसे प्रयोग हो रहा है। पहले एक एक करके देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार बनी है। तो इसका रिलेशनशिप किससे है? अमेरिका की टेनेसी परियोजना। ठीक, कहाँ की है? अमेरिका की। उसी के हिसाब से ये बनी है, उसका मॉडल उसी को देख के इस परियोजना को बनाया गया। ठीक है, और आगे देख सकते हैं कि बंगाल में दामोदर घाटी को, दामोदर नदी को क्या बोलते थे? बंगाल का शोक बोलते। बंगाल का शोक मतलब जब वहाँ बाढ़ आती है तो बंगाल में बहुत त्रासदी, बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए इस परियोजना को चलाया गया था। ठीक है, अब देखो भांगड़ नागल परियोजना जो है आपकी, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड सबसे ऊंचा बांध नहीं, सॉरी, ये नहीं, हीराकुंड नहीं, ये है आपका सबसे ऊंचा बांध है, ये विश्व का दूसरा। ठीक, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है आपका भांगड़ नागल परियोजना के तहत। अब देखो इसमें देखने को मिलता है तुम्हें कि 13 किलोमीटर नीचे नांगल स्थान पर नागल बांध बनाया गया। इसी में भांगड़ अलग है, नागल अलग है, यानी दो अलग अलग बांध इसी भांगड़ परियोजना में ही नागल परियोजना को सम्मिलित किया गया 13 किलोमीटर नीचे क्षेत्र पे। ठीक है, अब आगे देख लो कि इसमें 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे जल विद्युत हो रही, विद्युत गृह भी है इसमें। सब अगर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है तो इतनी तेजी से पानी नीचे गिर रहा है कि यहाँ पे 3 विद्युत गृह बनाए गए। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। हीराकुंड यह उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना में है, और इससे हम देखते हैं ये महानदी, हीराकुंड उड़ीसा में है, और ये किस पे है? महानदी पे बनी है। तो महानदी में जो बाढ़ का पानी आ जाता था उसको नियंत्रित करने के लिए ये परियोजनाएं बनाई गई हैं भारत में। आगे देखते हैं रिहंद बांध परियोजना क्या है। रिहंद सोनभद्र जिले में है। ये जो परियोजना है सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है ये परियोजना। और इस परियोजना में हम देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत ओबरा नामक स्थान पर 300 मेगावाट जल विद्युत यहाँ पे हो रही। कितनी? 300 मेगावाट जल विद्युत बन रही है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट करते चलोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं सब नहीं पढ़ रही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही मैं देख रही हूँ। अब देखते हो तुंगभद्रा परियोजना, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की सरकारों की सम्मिलित है। इसको लेके बहुत झगड़ा भी होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार का यही सबसे बड़ा झगड़ा है इस परियोजना का, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसको कई बार न्यूज में भी दिखाया जाता है इस परियोजना को लेके। कहते हैं इसमें मेरे पानी है, इसमें मेरा पानी है, इससे हम जल विद्युत बनाएंगे, इससे हम जल विद्युत बनाएंगे, ये मेरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रयोग होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में। कई बार इसको लेकर सरकारें कोर्ट तक भी पहुंची हैं इस बांध परियोजना को लेकर। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है? ये सिंचाई के लिए है। इससे 13 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ठीक, क्या हो रही है? 13 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है नागार्जुन सागर बांध परियोजना के तहत। ठीक है, नहीं सॉरी, 13 हेक्टेयर बहुत कम हो गया। यहाँ पे तकरीबन 8 लाख, 13 हेक्टेयर में फैला है 8 लाख 8.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ इसी से नागार्जुन सागर बांध परियोजना से सिंचाई के काम हो रहे हैं। अब आ जाते इंदिरा गांधी बांध परियोजना, जो यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे बनाई गई थी। और इसको जो बनाया गया था वो सबसे मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। अब लास्ट है आपका टिहरी। ये विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा बांध है।
टिहरी एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। और इसमें हम देखते हैं कि ये भागीरथी और भिलगना नदियों के संगम के स्थल पर है। भागीरथी और भिलगना नदियों के संगम पर है ये। ठीक, जहां पे संगम होता है इन दो नदियों का, वहां पे ये है टिहरी। ठीक, तो देखो ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे हमने जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी उस पर बात कर ली। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 8 भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। पहली है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टैंसी परियोजना के हिसाब से बनाई गई है, यानी उसकी कॉपी करके ये बनाई गई है। सेकंड है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है, महानदी पर बनाई गई है। ऐसे एक एक पॉइंट लिख के तुम अगर उसके नीचे लिख देती हो कि सिंचाई होती है इससे और इससे जल विद्युत बनाई जाती है, और ये पॉइंट को हाईलाइट करके लिखो, तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बन रहा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के झगड़े की मेन वजह और इन सरकारों की मिली हुई ये परियोजना है। फिर देखते हैं इंदिरा गांधी परियोजना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए हुई है। भांगड़ नागल परियोजना, ये दूसरे सबसे ऊंचा बांध है और इस पे विद्युत यानी जल विद्युत इस पे बनाई जाती है। फिर हम लास्ट में देखते हैं 6 नंबर पे रिहंद बांध, ये सोनभद्र जिले में है। 300 मेगावाट जल विद्युत यहाँ पे भी बनाई जाती है। फिर आता है नागार्जुन बांध, ये सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तकरीबन 8.7 लाख हेक्टेयर एरिया में इससे सिंचाई होती है। ठीक, अब लास्ट देखते हैं टिहरी बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध है और भागीरथी और भिलगना नदियों संगम जहाँ पे होता है नदियों का, उत्तराखंड में, वहां पे ये परियोजना बनाई गई है। तो ये परियोजनाएं समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर में आगे है आपका वर्षा जल का संग्रहण। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि वर्षा का जल कैसे संग्रहित किया जा सकता है, भंडार बना के, स्टोर बना के। लोग अपनी अपनी छतों पे, जैसे कह सकते हो बड़ी बड़ी पानी, आपने पानी की टंकियां देखी होंगी, बड़ी बड़ी पानी की टंकियां जो किसका जल स्टोर करती है, वर्षा का जल स्टोर करती है। जल ग्रहण प्रबंधन, वह क्षेत्र जिसमें गिरने वाला वर्षा जल एक नदी या जलधारा अथवा परस्पर संबंध अनेक छोटी छोटी नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक स्थान से बहता है। जल ग्रहण प्रबंधन यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत छोटी छोटी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, बहुत सी छोटी छोटी ऐसी धाराएं हैं जो मिलके एक जगह से जो बह रही है, ये क्या कहलाएगा, जल संग्रहण प्रबंधन। ठीक, जहां पे कई छोटी छोटी धाराएं एक मुख्य धारा बना रही, यानी अगर हम देखते हैं कि कई सारी नदियां मिलके अगर किसी एक नदी में मिल जा रही है, जैसे सिंधु घाटी की 5 सहायक नदियां आके किसमें मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है, तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, जल संग्रहण प्रबंधन में आपके आता है। अब देखते हैं जल ग्रहण प्रबंधन के इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके उद्देश्य भी बिल्कुल वैसे ही हो सकते हैं, मिट्टी का कटाव रोकना, जल को बचाना यानी जल संरक्षण करना, और क्या हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण करना, क्योंकि अगर ये पानी एक बहुत तेजी से बिना अपनी हायर कैपेसिटी के साथ नीचे बहेगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस को रोकने के लिए तो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ते हुए एकदम लास्ट चैप्टर है खत्म पे आपका, जल दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जिसको कह सकते हो इसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि वन का रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसी तरह पानी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप बिना पानी के जिंदा रह ही नहीं सकते, बिना पानी के आप वनस्पति ग्रो नहीं करा सकते, नहीं उगा सकते, बिना पानी के जानवर भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो जल प्रबंधन, जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह विचार मन में आता है कि हमें जल की कमी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। जल की कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जल की कमी नहीं, क्योंकि है ही कितने पीने योग्य, 7% से पीने योग्य पानी है। तो इसलिए जल की दुर्लभता यानी कुछ एक्सपेंसिव चीजें दुर्लभ होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो पानी भी बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें जल का क्या करना है, बचाव करना है, संरक्षण करना है, उसे संभाल के यूज करना है ताकि वो बचा रह सके और आगे चल के खत्म ना हो जाए, कि हमें लास्ट में वही हाल हो जाएगा कि हमें मिले ही ना और हम इसका इतना ज्यादा अभी जो वेस्ट
करते जा रहे हैं। तो जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या करना होगा? वर्षा का जल संग्रहित करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो आज का चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर भी आपका ज्योग्राफी का खत्म हो गया।